नमस्कार साथियों। कल हम सब ने संविधान पर जो चर्चा की थी उसमें हम लोगों ने कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, इसके अलावा माउंटबेटन योजना, एटली की घोषणा और भारत को स्वतंत्रता दिए जाने संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की थी। सीमा आयोग के बारे में बातें हुई थी। इसके साथ साथ भारत पाक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे भी बात हुई थी। तो कल मैंने आपको अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में बताया था कि अंतरिम मंत्रिमंडल क्या था और उसका गठन क्यों हुआ था। तो उसमें ये बात मैंने कही थी कि कल मैं आपको अंतरिम मंत्रिमंडल को विस्तार से बता दूंगा। देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल को सबसे पहले समझते हैं। इसका अर्थ हम लोगों ने कल वाले वीडियो में जान लिया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव के बाद अगस्त महीने में 1 अगस्त को लॉर्ड बेवेल तत्कालीन वायसराय थे। लॉर्ड बेवेल ने अंतरिम सरकार की घोषणा की या जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946, ये सारी डेट 1946 की है, यानी 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के बारे में ये कहा गया कि हम एक अंतरिम सरकार गठित करेंगे और 24 अगस्त को वो अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। देखिए, स्पष्ट है, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो और चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, इन सब मिशनों में या इन सब प्रस्तावों में मुस्लिम लीग के द्वारा असहयोग या इन प्रस्तावों को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार करने के पीछे स्पष्ट कारण था कि इन सभी जो है प्रस्तावों में या मिशनों में पाकिस्तान की स्थापना की बात नहीं थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना से कम किसी पर बात करना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर भी वही बात आई, यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल में बहुत सारे तथ्यात्मक क्वेश्चन हैं और कुछ अन्य चीजें भी आपको मिलेंगी। तो गठन तो इसका 2 सितंबर 1946 को हुआ था, लेकिन 1 अगस्त 1946 को ही इसके लिए आमंत्रण दिया गया था। 24 अगस्त को इसका गठन किया गया, 24 अगस्त को इसकी घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग ने, जैसा मैंने बताया, कि शामिल होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाद में लॉर्ड बेवेल ने बहुत सारे प्रयास किए। तो 26 अक्टूबर 1946, ये डेट आपको याद रखनी है, देख लेंगे आप ध्यान से। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की स्थापना या पाकिस्तान की मांग को छोड़ दिया था। उनका उद्देश्य था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होकर के हम असहयोग करेंगे, या एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि विधान परिषदों में या अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होकर के अपने पाकिस्तान की लड़ाई को अंदर लड़ना है। इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि ये कांग्रेस की ही नीति थी। जैसे 1923 में जब स्वराज पार्टी बनी थी तो उसका भी उद्देश्य यही होता था कि वो चुनाव में भाग लेकर के और विधान परिषदों में, विधानमंडलों में जा करके अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आंतरिक लड़ाई लड़ेंगे, उनको कार्य नहीं करने देंगे और उनके कानून की या उनके जो प्रावधान है उनकी कमियों को जनता के सामने लाएंगे। तो कांग्रेस की नीति का ही कांग्रेस के खिलाफ बड़ा सफल प्रयोग मुस्लिम लीग ने किया। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग इस अंतरिम मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुई थी ताकि वो विधान परिषदों के माध्यम से या सरकार के अंदर आकर के अपनी पाकिस्तान की मांग को जारी रख सके। इसीलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि B.R. अम्बेडकर ने अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में कहा था कि B.R. अम्बेडकर का कहना था कि ये एक देश की सरकार है जिसको 2 देश मिलकर के चला रहे हैं, या उनका ये मंतव्य था। कहने का मतलब उनका यही था कि खींचतान इतनी है कि मुस्लिम लीग का अलग प्रावधान चलता है या मुस्लिम लीग अलग तरीके से व्यवहार करती है और कांग्रेस अलग तरीके से व्यवहार करती है। तो B.R. अम्बेडकर ने इसकी आलोचना की थी, इस खींचतान की आलोचना की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946। लेकिन स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना है आपको कि मुस्लिम लीग का इसमें शामिल होने का उद्देश्य जो था वो पाकिस्तान की मांग को सरकार के अंदर रह करके जारी रखने का था। यानी वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मांग के अपने जो एजेंडा था उनका, उससे वो हटे नहीं थे। तो इस तरह से अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग शामिल हुई और मुस्लिम लीग के शामिल होने पर उन्होंने खींचतान मचाई, जिसके बारे में अम्बेडकर का मैंने कथन बताया। उसका भाव है, शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, कि
ये एक देश की सरकार है जिसको दो देश चला रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग अलग व्यवहार कर रही है और कांग्रेस का असहयोग कर रही है। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रखने होंगे। देखिए ये एडिशनल बिंदु हैं, बाकी चीज़ें आपके बोर्ड पर लिखी हुई हैं, उन पर हम सब कुछ और डिस्कशन करते हैं। देखिए लॉर्ड बेवल तत्कालीन वायसराय थे। तो इस जैसे कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल। देखिए वायसराय इसका अध्यक्ष होता था, लॉर्ड बेवल उस समय वायसराय थे, 1947 तक वही वायसराय रहे। उसके बाद फिर माउंटबेटन को भेजा गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड बेवल थे, या उस समय जो भी वायसराय होते थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि कुछ बच्चे अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू इस मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई प्रधानमंत्री जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई प्रधानमंत्री जैसा पद नहीं था। हालांकि हाँ ये जरूर तय है कि भारत ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाया था और आज़ादी के पहले ही या आज़ादी के आंदोलन में ये क्लियर था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा और संसदीय परंपरा से हम परिचित भी थे और हमारा झुकाव भी उस तरीके से था। हाँ ये बात जरूर है कि संविधान सभा में अध्यक्षीय और संसदीय शासन दोनों को लेकर के एक चर्चा हुई थी कि हम किस शासन को अपनाएं, और अंत में हमने ब्रिटेन के संसदीय मॉडल को अपनाया था। तो उपाध्यक्ष इसमें कौन थे, जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उनके पास ध्यान रखेंगे विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे। राष्ट्रमंडल पे हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ प्रश्न आए हैं। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल इसमें गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे थे, यानी वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय और उसके साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। देखिए ये चीजें डिस्कस करने का मतलब ये है कि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आप बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर हल करेंगे तो अंतरिम मंत्रिमंडल से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कौन सा व्यक्ति कौन सा मंत्रालय संभाल रहा था, और या कई बार मिलाने में जोड़े में आ जाते हैं, या कौन से कितने सदस्य थे, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो देखिए अगर कुल सदस्य देखेंगे तो अध्यक्ष एक है, उसके अलावा उपाध्यक्ष और 13 अन्य लोग हैं, टोटल 14 लोग हैं अध्यक्ष को छोड़ करके। तो कौन किस स्थिति में है इसको क्लियर आप समझ लीजिए। उपाध्यक्ष आप क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू थे या जेएल नेहरू थे, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले उनके पास थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसमें संभाल रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर जॉन मथाई की अगर हम बात करेंगे तो उद्योग और आपूर्ति, जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति, इसको आप देखते चलेंगे लिखते भी चलेंगे। इसके बाद सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था, रक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसमें शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे, यानी शिक्षा इनके पास था। और सी एस भाभा इनके पास था कार्य, खान और बंदरगाह, कार्य, खान और बंदरगाह, ये खदान और बंदरगाह आदि से संबंधित सी एस भाभा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुए, ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, उनके पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। इसके अलावा इसमें अरुणा आसफ अली के पास रेलवे और परिवहन, अरुणा आसफ अली के पास रेलवे और परिवहन, और बाबू जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। ध्यान से देख लेना क्रम से, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड बेवल थे, उपाध्यक्ष जेएल नेहरू विदेशी मामले राष्ट्रमंडल देख रहे थे, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। इसके अलावा जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा, सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा, सी एस भाभा के पास कार्य, खान और बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि, अरुणा आसफ अली के पास रेलवे और परिवहन, बाबू जगजीवन राम के पास श्रम। इसके बाद जो 5 अन्य लोग हैं यहाँ पर ध्यान रखना, ये नेता कांग्रेस से संबंधित थे। इसके अलावा जो 5 व्यक्ति हैं वो मुस्लिम लीग से संबंधित थे या लीग से संबंधित थे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसमें ये मंत्रालय संभाल रहा था तो किस पार्टी से था। अब लीग के इसमें 5 मंत्री शामिल हुए थे। शुरुआती समय में वो शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में शामिल हुए थे। कल मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर के स्पष्ट थी। इसके अलावा भी बहुत सारे विरोध थे। तो
शुरुआती समय में उन्होंने अंतरिम मंत्रिमंडल में आने से मना कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में उद्देश्य मैंने बता दिया कि उनका अंतरिम मंत्रिमंडल में आने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि हम अंतरिम मंत्रिमंडल में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम अंतरिम मंत्रिमंडल के अंदर रह करके पाकिस्तान की लड़ाई को लड़ेंगे। तो आने वाले जो 5 नाम हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से देख लेना है, आगे आप डैश कर लेना। ये लोग लीग के या मुस्लिम लीग के नेता थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में इसमें जो शामिल हुए थे उसमें से एक थे लियाकत अली, और लियाकत अली के पास था वित्त मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय था। ये मुस्लिम लीग के नेता हैं, यानी शेष जो 5 नाम मैं आपको बताऊंगा वो लीग से संबंधित हैं। तो लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। दूसरे हैं इसमें आई चुंदरीगर, फिर से नाम देख लेना, आई चुंदरीगर। तो आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य था, ये भी लीग के नेता थे। इसके अलावा अब्दुल रब निस्तार एक नाम है, अब्दुल रब निस्तार, और इनके पास संचार मंत्रालय था या संचार से संबंधित। संचार में जैसे आपका कम्युनिकेशन आता है, जैसे डाक है, तार है, उस समय जो चलता रहा होगा, आज के ज़माने में संचार विस्तृत हो चुका है। इसके अलावा जीएन मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, इस नाम पे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए जीएन मंडल कहीं न कहीं मतलब मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं में से एक थे, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और मुस्लिम दलित एकता जैसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ये भी लीग के ही नेता थे, इनके पास कानून या विधि मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास कानून या विधि मंत्रालय था। और एक है गजानफर अली खान, तो गजानफर अली खान के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। ठीक है, तो ये आपका अंतरिम मंत्रिमंडल का पूरा डिटेल है, यानी कि गठन, मुस्लिम लीग कब शामिल हुई, इसमें अध्यक्ष के अलावा कुल 14 अन्य लोग थे। इसके अलावा 5 लोग बाद में मुस्लिम लीग के इसमें शामिल हुए। मुस्लिम लीग के कौन कौन थे, उनके पास क्या मंत्रालय थे, BR अम्बेडकर ने इसकी आलोचना किस आधार पर की थी, मुस्लिम लीग का अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने का उद्देश्य क्या था। देखिए जब आप कोई अच्छी परीक्षा देंगे तो वहां पे कथन कारण स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो केवल रटने से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण थे, अंतरिम मंत्रिमंडल क्या थी, इसका आमंत्रण किसने दिया, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, यानी तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ समझ भी आपको होनी चाहिए। जैसे मुस्लिम लीग इसमें क्यों शामिल हुई, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कथन कारण में आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लीग के शामिल होने का साफ सुथरा उद्देश्य था, वो पाकिस्तान की लड़ाई को इस मंत्रिमंडल के अंदर रह करके लड़ना चाहती थी। तो ये पहले चरण में हम लोगों ने अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में जाना है, इसको आप देख लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल डिस्कस करने के बाद एक चीज और इस यहीं पर साथ साथ देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। देखिए ये इसको मैं साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में किसके पास कौन सा विभाग था। कई बार यही क्वेश्चन इस तरह से आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री कौन था, या स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। तो कई बार कंफ्यूजन होता है आपको कि हम किसका बताएं। तो देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल जब आपसे स्पेशली पूछेगा तो शब्द लगाएगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में ये मंत्रालय किसके पास था। जैसे आपसे पूछेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, तो वहां पे बात बदल जाती है, तो वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला कृषि या खाद्य कृषि मंत्री कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी वही मंत्रालय संभाल रहे थे। देखिए जब आपसे ये क्वेश्चन बने कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री, तो आप इस मंत्रिमंडल को देखेंगे, इस मंत्रिमंडल का प्रयोग करेंगे, तो इस मंत्रिमंडल को ही आपको बताना होगा। देखिए इस मंत्रिमंडल में क्या हुआ कि कुछ लोगों के मंत्रालय नहीं चेंज हुए, सेम वही रहे। क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान बन चुका था, तो मुस्लिम लीग के जो मंत्री थे उनका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं था, तो इसका फिर से गठन करना पड़ा। और फिर से जब इसका गठन हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का, तो उसमें कुछ नए नाम आए और कुछ लोगों के विभाग सेम बने रहे। तो इसको आपको अलग से देखना पड़ता है। जैसे अगर वनडे जैसी परीक्षाएं हैं, तथ्यात्मक है, तो वहाँ सीधे क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि मंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला उद्योग मंत्री कौन था, या स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला कौन थी जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। और अगर कुछ अच्छी परीक्षाएं हैं तो वहाँ पे मिलाने के लिए आ सकता है स्टेटमेंट पे, जो भी आपसे आए। तो हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। देखिए भारत आजाद हुआ तो उसका जो मंत्रिमंडल बना वही स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कहलाता है। अब इसमें अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष गवर्नर जनरल या वायसराय होता था।
तो शुरुआती चरण में अध्यक्ष इसके माउंटबेटन रहे। अगर आप इतिहास को पढ़े होंगे तो माउंटबेटन आज़ादी के बाद भी हमारे गवर्नर बने रहे। देखिए, माउंटबेटन को अधिकतम 30 जून 1948 तक की डेट दी गई थी कि इस अवधि तक आपको भारत को स्वतंत्र कराना है। माउंटबेटन एक सैन्य सेवाओं से संबंधित व्यक्ति थे, तो उनको अंतिम समय में विशेष तौर पे भारत भेजा गया था और 30 जून 1948 एक अंतिम डेट थी जब भारत को स्वतंत्र करना था। तो आज़ादी के बाद माउंटबेटन हमारे यहाँ वायसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं। उसके बाद फिर जब माउंटबेटन वापस गए तो सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल या वायसराय बना दिया गया। तो सी राजगोपालाचारी यानी यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पे स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था, यहाँ पे अध्यक्ष के तौर पे दो लोगों ने काम किया है, माउंटबेटन पहले चरण में और दूसरे चरण में सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हैं या अकेले और गवर्नर परंपरा के अंतिम गवर्नर हैं, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति भारत का प्रमुख पद हुआ और उसे निर्वाचित होना तय किया गया। और उसके साथ साथ भारत ने संसदीय शासन अपनाया, तो गवर्नर पद बाद में केंद्र में समाप्त कर दिया गया। राज्यों के गवर्नर वो अलग अर्थों में होते हैं। तो अध्यक्ष कभी आपसे पूछेगा तो पहले चरण में माउंटबेटन और उसके बाद सी राजगोपालाचारी। उपाध्यक्ष यहाँ पर भी जेएल नेहरू थे और इस बार प्रधानमंत्री की ही हैसियत से थे। और इस बार भी उनके पास जैसे विदेशी मामले थे, वैज्ञानिक मामले थे, विज्ञान से संबंधित मामले थे और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे। तो उपाध्यक्ष इसमें भी जेएल नेहरू थे। एक प्रकार से प्रधानमंत्री की हैसियत में वो पहले से थे। और वल्लभ भाई पटेल का भी विभाग नहीं बदला गया, क्योंकि भारत में जो गृह मंत्री होता है वो दूसरा प्रमुख पद होता है, तो वल्लभ भाई पटेल के पास वही रहा, गृह, सूचना और प्रसारण। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, दोनों में, अंतरिम में भी और यहाँ पर भी। इसके बाद देखिए, इसमें भीमराव अंबेडकर को शामिल किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा वो प्रारूप समिति के संविधान सभा के सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो भीमराव अंबेडकर विधि मामलों के बहुत अच्छे जानकार थे। तो BR अम्बेडकर को इसमें विधि मंत्रालय दिया गया। इसको आप कानून मंत्रालय भी कह सकते हैं। जैसे कुछ परीक्षाएं मैंने देखी हैं, कुछ पेपर ऐसे जो आते हैं एक दिवसीय, उसमें कहीं कहीं इस तरह से लिखा रहता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। तो BR अम्बेडकर ये शामिल हुए। ये अंतरिम मंत्रिमंडल में नहीं थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्रालय कौन संभाल रहा था? GN मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल। इसके बाद अगर आप देखेंगे सरदार बलदेव सिंह, तो इनका मंत्रालय नहीं बदला है, रक्षा मंत्रालय फिर से संभाल रहे थे, यानी कि बलदेव सिंह इसमें रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करेंगे तो इनका मंत्रालय भी सेम रहा, खाद्य और कृषि। अंतरिम मंत्रिमंडल में भी सेम रहा। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। अब जैसे कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और 40 से 45 की अवधि या 46 की अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचारी अंतरिम मंत्रिमंडल में थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को ध्यान में रखना, इनके पास शिक्षा मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास इस बार रेलवे और परिवहन मंत्रालय था, यानी रेलवे और परिवहन जॉन मथाई संभाल रहे थे। बाबू जगजीवन राम का मंत्रालय वही रहा, यानी कि श्रम मंत्रालय। CH भाभा, ध्यान रखना ये वहां पे शायद S हो गया था, उसको देख लेना। CH भाभा वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे थे, यानी यहाँ पर भी चेंज नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये शायद चेंज होगा, आप देख लेना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रफी अहमद किदवई संचार संभाल रहे थे। रफी अहमद किदवई के पास कौन सा था? संचार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति संभाल रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन कई बार आप तो एग्जाम में सामना किए होंगे कि भारत की पहली औद्योगिक नीति किसने प्रस्तुत की थी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में। बाद में कश्मीर मुद्दों पर या कश्मीर मुद्दे पर और अन्य तमाम मामलों पर मंत्रिमंडल से इनकी राय पृथक थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा RK खडमुकम चट्टी वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। RK खडमुकम चट्टी, जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का कार्य इन्होंने ही किया था। इसके अलावा इसमें इस मंत्रिमंडल में या स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर शामिल हुई और उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, यानी वो स्वास्थ्य संभाल रही थी। NV गाडगिल कार्य, खदान और ऊर्जा।
तो यहाँ पर इनका नाम भी ध्यान रखना होगा, NV गाडगिल, ये संभाल रहे थे कार्य, खदान और ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अंतरिम मंत्रिमंडल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये मंत्रालय CH भाभा संभाल रहे थे, कार्य, खदान और ऊर्जा। इस बार वो काम NV गाडगिल को दे दिया गया और CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय सौंप दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर इस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी। तो ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला आप इनको मान सकते हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्री, तो इस यहाँ से आप देखेंगे, इसमें एक बहुत खास बात आपको देखने को मिलेगी कि जैसे इसमें एक नेता है डॉक्टर BR अम्बेडकर और एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये दोनों नेता अगर आप देखेंगे तो व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस के आलोचक भी थे और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी जो भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना था उसमें पार्टी लाइन से हट करके योग्यता को सम्मान दिया गया था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्रालय दिया गया था। हालांकि बाद में इनका भी कई मामलों पर मंत्रिमंडल से मतभेद हुआ था, तो इन्होंने इस्तीफा दे करके अपनी अलग पार्टी बनाई थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सुनते होंगे, आजकल चर्चित रहते हैं, ये खास करके कश्मीर मुद्दे पर 370 या अन्य जो मुद्दे थे या कश्मीर को लेकर के जो विशेष बातें थी उसको लेकर के मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल आपको तैयार रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे।